बड़े खुश दिख रहे थे, उनके हाथ में जो है कोर्ट की फाइल थी। तो मैं भी उनके बाजू में जाके बैठ गया और मैंने उनसे पूछा, बड़े खुश लग रहे हो, केस जीत गए हो क्या? तो बोला कि साहब, केस जीत गया हूँ, बहुत खुश हूँ। एमसीडी ने मेरी दुकान जो है ले ली थी, कनॉट प्लेस में, छोटी-सी दुकान थी। उसके लिए मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, अंततः लेकिन मेरी विजय हुई। तो मैंने पूछा, कितने साल बाद विजय हुई? तो उसने बताया, 18 साल मैंने ये लड़ाई लड़ी। 18 साल। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये एक वास्तविकता है हमारे कोर्ट सिस्टम की, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप आराम से परीक्षा पत्र में भी लिख के आ सकते हो। हमारी कोर्ट्स क्लॉग्ड हैं, लाखों मामले पेंडिंग पड़े हैं। एक केस मैंने देखा था कि लगभग 45 साल से वो केस चल रहा है, 45 इयर्स से कोर्ट के अंदर, इतना पुराना केस। तो ऐसी व्यवस्था पर आदिवासियों को कैसे विश्वास हो? आप किस कॉन्फिडेंस से आप उनको ये बोल सकते हो कि आप हथियार मत उठाओ, आपके लिए, न्याय के लिए ये नक्सलवादी आपको न्याय नहीं दिलाएंगे, ये माओवादी आपको न्याय नहीं दिलाएंगे, न्याय के लिए व्यवस्था बनाई गई है, आप कोर्ट जाइए। आपको समझ में आया? इससे क्या होता है, व्यक्ति डिसेंटेंटेड हो जाता है। वो लगाव महसूस नहीं कर पाता कि ये व्यवस्था मेरे भले के लिए है। उसको ये लगने लगता है कि ये व्यवस्था हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। माओवादी प्रभावित क्षेत्र छोड़ दो, आज कोर्ट केस में कोई उलझ जाता है, तो कोर्टों से न्याय मांग मांग के जब उसे न्याय प्राप्त नहीं होता, तो उसको क्या लगता है? जब ऐसा बोला जाता है कि कोर्ट की ईंट ईंट पैसा मांगती है, एक एक ईंट पैसा मांगती है, आप वरना कानूनी लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि तारीख पे तारीख एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बन गया है, जहां पर हर कोई हमें लूटने के लिए बैठा है। बात क्लियर हुई आपको? तो ये भी एक, आपको, जब आप आलोचना करते हो सरकार की प्रश्न पत्र में, तो आपकी भाषा जो है बहुत सदी हुई होनी चाहिए। आप इमोशनल नहीं होने चाहिए, और कोई भी शब्द, उग्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो आपको बतानी है। भ्रष्टाचार एक वास्तविकता है कि माओवाद पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। इसके कई उदाहरण हैं। मलकानगिरी का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि इसकी स्टडी हुई कि 1/3 पैसा तो यूटिलाइज दिखाया जाता है फाइलों में, लेकिन उसका भी 80% जो है वो जेब में चला जाता है, और खाली 20% से जो जमीनी स्तर पे किया जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता जनता को। जनता को ये एहसास नहीं होता कि ये सरकार हमारे भले की सरकार है, ये सरकार हमारा भला करने के लिए गठित की गई है, ये एहसास नहीं आता। ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? लेकिन ये कहने के बाद भी, मैं भ्रष्टाचार की हमारे ही देश में नहीं, सब देशों में है। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई हम हथियार उठाकर करें। ये अपने आप में ही बहुत गलत है। खासकर जो न्याय आधारित सभ्य समाज की व्यवस्था है, उसमें हथियार उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ राज्य को है। और उस हथियार का इस्तेमाल भी राज्य अनुसार, जो कानून बनाया गया है वैध तरीके से, उसके अनुसार किया जाना चाहिए। बाकी किसी को हथियार उठाकर ये बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि हम इस सिस्टम को फेंक देंगे। किस सिस्टम को आप फेंकेंगे? इस लोकतांत्रिक सिस्टम को, जिसको हम चुनते हैं, जिसको हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया, उसकी वैधता वही है। इस सिस्टम में बहुत खामियां होंगी, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो परफेक्ट सिस्टम हो? आप साम्यवाद की बात करते हैं, साम्यवाद का एक्सपेरिमेंट चीन में भी हुआ, माओ के अंतर्गत, और लेनिन और स्टालिन के अंतर्गत रशिया में भी हुआ। तो वहां पर कौन सा स्वर्ग स्थापित कर दिया? समझ में आई बात? देखिए, एक प्रश्न है कि सर, नक्सलियों को फंड कौन प्रोवाइड, देखिए, फंड प्राप्त करने के कई तरीके हैं। कंट्रीब्यूशन से भी आता है, जो लोग सहानुभूति रखते हैं। फंड जो है वो अवैध व्यापार से भी आता है, जैसे कि इसको
बूटलेगिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो नकली शराब बना के बेची जाती है, तो उस कृत्य में भी संलिप्त रहते हैं, किडनैपिंग भी करते हैं, रैंसम कॉलिंग भी करते हैं, उगाही भी करते हैं। जो कंपनियाँ वहाँ काम करने जाती हैं, उनके ऑफिसर्स को धमकाते हैं, उनके वर्कर्स को धमकाते हैं और कंपनी को बोलते हैं कि आपको हमको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? सरकार को तो टैक्स देते ही हो, तो हमको क्यों नहीं दोगे? नहीं दोगे तो यहाँ जो भी आएगा उसको मार डालेंगे। ठीक है ना? अंडरस्टूड? हाँ, विदेशों से भी फंडिंग होती है, तो इसके कई स्रोत हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रेड कॉरिडोर है। देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने लिए हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वर्तमान परिदृश्य क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं 77% की कमी आई है। तो वर्तमान स्थिति आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है माओवादी अ इस मूवमेंट पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। काबू पाने के लिए जो है काफ़ी तरीके अपनाए गए हैं। उस बहुआयामी तरीके की बात हम अभी करेंगे, ठीक है? 85% की कमी आई है वर्ष 2010 में 1005, जबकि वो 2021 में 147 मौतें हुई, ठीक है? ये कुछ डेटा मैंने लिया था, इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये मुख्यतः ये स्टेट जो है प्रभावित हैं। 2021 का डेटा है जिसमें 2021 तक आते-आते तो माओवादी मूवमेंट में काफ़ी कमी आ गई थी। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा 255 जो है वो एक घटनाएँ लिखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएँ छत्तीसगढ़ में हुई हैं। उसके बाद जो है 130 घटनाएँ झारखंड में हुई हैं, 32 घटनाएँ उड़ीसा, 31 घटनाएँ महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड, आप देख सकते हैं। माओवाद के प्रसार के क्या कारण हैं, अब आपको स्पष्ट समझ में आएँगे। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, बहुत विस्तार से आपको समझा दिया है, उसका संगठित रूप क्या है। संगठित रूप क्यों एक शक्ति बनता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे आपसे मैं पूछूं कि देखिए जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध या कश्मीर में जो मिलिटेंसी चल रही है उसके विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, उसमें मान लो कि किसी कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट जो है शहीद हो जाता है, तो क्या हम कहते हैं कि आर्मी की मृत्यु हो गई, आर्मी मर गई, ऐसा बोला जाता है क्या? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्योंकि आर्मी एक संस्था है। एक मेजर शहीद होगा तो उसकी जगह दूसरा मेजर ले लेगा। बात समझ में आई? लेकिन आर्मी सतत ऐसी ही शक्तिशाली बनी रहेगी। ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। भाई जैसे वहां जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ब्रिगेडियर होता है, कर्नल होता है, मेजर होता है, तो यहां पर भी ऐसा ही है। पॉलिट ब्यूरो है, केंद्रीय समिति है, क्षेत्रीय ब्यूरो। अच्छा एक और चीज कि आपको अगर इस मूवमेंट के बारे में कुछ कहते हैं ना कि किसकी गिरफ्तारी हो तो जो है सिग्निफिकेंट माना जाएगा। पीपल्स मिलिशिया से आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स मिलिशिया में उनको कुछ जानकारी होती ही नहीं है। वो तो किसी इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया, बात खत्म हो गई। ठीक है? आपको अगर कोई पकड़ना है तो या तो जोनल मिलिट्री कमीशन, उससे पकड़ना पड़ेगा, या क्षेत्रीय ब्यूरो में जो लोग बैठते हैं, केंद्रीय ब्यूरो में जो लोग बैठते हैं, उससे आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इनको पकड़ना आसान नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है? और मान लीजिए आपने कोई केंद्रीय समिति से पकड़ लिया, तो क्या ये बोला जा सकता है कि सीपीआई माओइस्ट खत्म हो गई? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि केंद्रीय समिति में कोई क्षेत्रीय ब्यूरो से फिर प्रमोट कर दिया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में कोई और रिक्रूट कर लिया जाएगा। सही तापमान मतलब जनता में रोष होगा तो वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते रहेंगे। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड?
तो एक चीज पता चली कि उसका कारण क्या है कि माओवादी मूवमेंट पर काबू पाना क्यों मुश्किल है। पहला तो इसकी जो गुरिल्ला युद्ध की नीति है, गुरिल्ला युद्ध पे तो वैसे ही काबू पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जनता में जो है घुले मिले रहते हैं। ठीक है, तो भेद कर पाना मुश्किल होता है, जो हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था कि आंतरिक जो दुश्मन होता है उसके साथ दिक्कत ही ये है कि उसको वो कोई अपना झंडा लेके नहीं चलता, वो आम जनता से घुला मिला होता है, उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आम जनता पिसती भी है, मैं आपको बताऊं। सिक्योरिटी एजेंसी सोचती है कि ये नक्सलवादियों का खबरी है, नक्सलवादी सोचते हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज का खबरी है, और वो बेचारा खबरी किसी का नहीं है। इस आरोप में भी उसको मार दिया जाता है। कई बार ऐसी भी स्थिति पैदा होती है। समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का संगठित ढांचा क्यों माओवाद का कारण बना हुआ है कि इसको खत्म नहीं कर पा रहे। राइट? क्योंकि संगठन को खत्म करना एक मुश्किल काम होता है। फिर देखिए गुरिल्ला और जंगल युद्ध। अब ये गुरिल्ला जंगल युद्ध इतनी बड़ी बाधा है, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछूं कि भाई सीआरपीएफ जो मुख्य एजेंसी है, सीआरपीएफ में तो भाई भारत के कोने कोने से सिपाही जाते हैं, आप इससे एग्री करेंगे? भाई उसमें पंजाब का भी होगा, उसमें कर्नाटक का भी होगा, मुख्य एजेंसी तो यही लड़ रही है। हाँ, वो लोकल पुलिस के डायरेक्शन में लड़ती है, लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में लड़ती है, वो सही है। जो उस डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो मुख्य अधिकारी होता है। लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आईपीएस का जाता है। ठीक है, हो सकता है कि पंजाबी या कर्नाटक से कन्नड़ी का उसको भेज दिया गया छत्तीसगढ़ और झारखंड में, वहां के काडर में धीरे धीरे आईपीएस अधिकारी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ढाल भी लेते हैं। उनकी बात नहीं चल रही, लेकिन सीआरपीएफ में तो आप समझते हैं कि कहीं के भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस क्षेत्र को अच्छे से कौन जानता है, माओवादी जानते हैं या सीआरपीएफ के पर्सनल जानते हैं? माओवादी जानते हैं। गुड। बिल्कुल सामान्य बुद्धि आपकी सही काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, पूछूं क्यों माओवादी जानते हैं? क्योंकि वो वहीं पैदा हुए होते हैं, क्योंकि वो वहीं पले बड़े होते हैं, उनको चप्पा चप्पा पता है। इतनी अच्छी तरीके से जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, एक तरीका है। वो तरीका है कि जब सिक्योरिटी एजेंसीज में लोकल को ही भर्ती किया जाए। समझ समझ आ रही है बात? तो जब आंध्र प्रदेश की के मॉडल की बात होती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम रखा ग्रे हाउंड। ये उन्होंने अपनी कमांडो फोर्स बनाई जिसमें आंध्र प्रदेश के ही लोगों को लड़ने के लिए चुना। जो माओवादी और नक्सलवादी ताकतों के विरुद्ध है, ऐसे लोगों को भर्ती किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब उनकी क्षमता उस क्षेत्र में लड़ने की ऐसी ही है जैसे माओवादियों की। हाँ, ये आपने सही उदाहरण दिया, जैसे रिक्शा वाले से बेहतर रास्ता कोई नहीं जानता किसी सिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक छात्र ने जो रखी है कि सर लेकिन लोकल लेंगे तो जो है उन्हें सारी सूचनाएं देंगे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। तो इसका भी समाधान ये है कि भाई आप पूरे लोकल भी नहीं ले सकते। लेकिन देखिए जब सरकार की मंशा होती है ना, तो जो है कहा तो यही जाता है कि इनफैक्ट रिकमेंडेशन भी यही है कि अगर माओवाद या नक्सलवाद पे काबू पाना है तो सीआरपीएफ का आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रोल जो है लोकल पुलिस को निभाना होगा। बाद में बहुत सारी स्टेट्स ने जो है आंध्र प्रदेश की तरफ पे अपने लोकल कमांडो यूनिट्स बनाए, जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ।
जैसे कि आंध्र प्रदेश का तो मैंने आपको बता दिया, ग्रे हाउंड्स। ग्रे हाउंड्स, अब ये मत पूछिएगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका नाम ही ग्रे हाउंड है, ठीक है ना। एग्जाम में जो है ग्रे हाउंड ही लिख के आइएगा, अब इसका ट्रांसलेशन मत कर दीजिएगा, ठीक है। फिर है जैसे कि थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट जो है वो केरल की है। जैसे कि C-60 फोर्स, ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। फिर इसके अलावा STF होती है, स्पेशल टास्क फोर्स, जिनका काम ही होता है माओवादियों पे ध्यान देना। फिर स्वैट यूनिट होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है कुछ राज्यों ने अपनी, हाँ कुछ छात्र पूछे ये क्या है, ये है माओवाद से लड़ने के लिए, माओवाद की समस्या से लड़ने के लिए राज्यों द्वारा गठित स्पेशल फोर्स, ठीक है। STF स्पेशल टास्क फोर्स, ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि आपने बताया कि भाई लोकल को अगर लिया जाए, उनका कमांडो यूनिट बनाया जाए तो वो ज्यादा सक्षम रहेंगे लड़ने के। ग्रे हाउंड्स की जो सफलता है उसका कारण ये है कि देखिए, एक समस्या ये भी है कि CRPF हो या पुलिस हो, उसको तरह तरह की ड्यूटियों में लगा दिया जाता है। कभी उसको संतरी बना के गेट पे खड़ा कर दिया जाता है, कभी उसको जो है इलेक्शन ड्यूटीज में करने के लिए बोला जाता है। ग्रे हाउंड के साथ ऐसा नहीं है, कभी VIP ड्यूटी के लिए बोला जा रहा है। ग्रे हाउंड को भर्ती किया जाता है एक ही काम के लिए, माओवादियों का पीछा करना और उनको मारना या उनको पकड़ना। और उसी काम में वो उनको रिटायर कर दिया जाता है यंग, क्योंकि कमांडो यूनिट में जो है यंग लड़के चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? STF जो है वो किसी भी राज्य में हो सकती है, स्पेशल टास्क फोर्स। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? देखिए, गुरिल्ला जंगल युद्ध कैसे एक समस्या बनता है। पंजाब का व्यक्ति CRPF में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, या तो आप उसको ट्रेनिंग दो। अब ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है वो निर्धारित करता है कि व्यक्ति कितना सक्षम होगा गुरिल्ला युद्ध लड़ने में। ये नहीं उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी, 9 महीने की ट्रेनिंग दी और उसको गुरिल्ला युद्ध के लिए जंगलों में छोड़ दिया। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, 15 महीने की होनी चाहिए तो 15 महीने की होनी चाहिए। बात समझ में आई? दूसरा, नेतृत्व में भी कुछ कमी देखी गई है। एक इंसिडेंट जिसमें 76 सुरक्षा बलों को मार दिया गया था माओवादियों द्वारा, उसमें कुछ जो सुरक्षा बल थे के सदस्य थे वो बच गए थे। उनके इंटरव्यू से ये बात पता चलती है कि उस वाक्य में क्या हुआ था कि जो बच गया था उसने बोला कि एक गोली आके मुझे लगी, मैं जमीन पे गिर गया और मैंने क्या देखा, मेरी आंखें खुली थी कि एक गुरिल्ला, मतलब माओवादी गुरिल्ला, पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ जाता है और उस पेड़ पर पहले से ही बंदूक रखी होती है, जिससे वो 3 राउंड फायर करता है और मेरे 3 साथी गिर जाते हैं। हम हजारों राउंड फायर करते हैं, सैकड़ों राउंड फायर करते हैं, एक भी माओवादी को नहीं लगती। माओवादी नक्सलवादी क्या करते हैं कि वहां पर लैंडमाइन बिछा देते हैं, जहां एम्बुश लगाते हैं। मान लीजिए कि उनका अगर पीछा भी करने लगे तो वो जानबूझकर एक ऐसे क्षेत्र में
सिक्योरिटी फोर्सेस को ले जाते हैं, जो कि एक ट्रैप होता है। नीचे बिछी लैंडमाइन दिखती नहीं है। कहते हैं कि सीआरपीएफ सारी सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे हाई कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी मर जो शहीद होते हैं वो सीआरपीएफ की है। और सीआरपीएफ में कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण लैंडमाइन माना जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो उस व्यक्ति ने क्या बताया कि देखिए, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र में आपको किस तरीके से मूवमेंट करना है। तो वो व्यक्ति बताता था, मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर रैंक का था जो बच गया था। उसने बताया कि मेरे जो असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट थे, जो लीड कर रहे थे, एसओपी ये कहता है कि आप सबके सब एक साथ नहीं रहेंगे, 2 पार्टी बनेंगी और उन 2 पार्टी के बीच में कम से कम 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि एक पार्टी को एम्बुश किया जाए तो दूसरी पार्टी उसको बचाने आ सके। तो ये बात जब मैंने अपने सीनियर को बताई, असिस्टेंट कमांडेंट को बताई, तो कमांडेंट ने मुझे ये बोला कि कमांडेंट तू है कि मैं हूं? एसओपी को फॉलो नहीं किया। कमांडेंट यंग जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, उनको कई बार अनुभव की कमी होती है, और सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो पहुंचा है उसको बहुत अनुभव होता है। तो जो जूनियर होता है, चाहे रैंक में जूनियर क्यों ना हो, अगर उसको अनुभव ज्यादा है, उसके अनुभव को सुनना और उसको गंभीरता से लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है नेतृत्व की। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि सर, ये जो वायरलेस सेट है ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सको, लेकिन फिर से वही जवाब कि भाई कमांडेंट तू है कि मैं हूं? तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है, ये गलत है। तो नेतृत्व में भी कमी पाई जाती है। फिर दुष्प्रचार, गलत सूचना, मिथ्या प्रचार तंत्र माओवादियों द्वारा, ये हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है ना? फिर अल्प विकास, विकास की असंतुलित और धीमी गति। फिर सलवा जुडूम की भूमिका, भ्रष्टाचार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। सलवा जुडूम क्या है? तो इसको ध्यान से सुनिएगा, सलवा जुडूम क्या थी। बाद में हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, मामला जब कोर्ट में गया। सलवा जुडूम लोकल भाषा में पीस मार्च इसका ट्रांसलेशन होता है, शांति मार्च। ये क्या था? देखिए, एक जो समस्या सुरक्षा बलों ने फेस की, वो ये थी कि सुरक्षा बलों की इतनी संख्या नहीं है कि वो गांव-गांव में तैनात रह सकें। ठीक है? तो इसका एक समाधान निकाला गया कि माओवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो लोकल ट्राइबल्स हैं, जो माओवादियों के विरुद्ध विचारधारा रखते हैं, उनको ही हथियार दे दिए जाएं, अपनी रक्षा करने के लिए भी, और वो सरकार की सहायता करेंगे माओवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए भी। ये जो समूह होता था जनजातियों का, जिसको हथियार सरकार देती थी अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सरकार समझती कितने कैंप बनाएंगे, कितने कैंपों की रक्षा करेंगे, तो इसको कहा जाता है सलवा जुडूम। ये सलवा जुडूम क्लियर हुआ आपको कि ये किस मंशा से बनाया गया था? कि भाई हम चप्पे चप्पे पे नहीं रह सकते, एक एक आदमी की सुरक्षा हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पुलिस बल नहीं होता है, पुलिस बल की संख्या कम होती है। तो एक काम कीजिए, हम इन्हीं को बंदूक दे देते हैं, इन जनजातियों को, जो हमारी सहायता करेंगे माओवादी और नक्सलवादियों के विरुद्ध लड़ने में। क्लियर हुआ? समझ में आया सलवा जुडूम? अच्छा, सलवा जुडूम के बारे में, हाँ, एक बार एक छात्रा कहना है कि समझ में नहीं आया। आप प्रश्न पूछिए कि क्या चीज समझ में नहीं आई। सलवा जुडूम जो है वो माओवादियों से निपटने के लिए एक रणनीति अपनाई गई थी राज्य सरकार द्वारा। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कि हम
इतने पुलिस बल कहाँ से लाएं कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल स्थापित करें। इससे बढ़िया है जो ये जनजातियां हैं, जो वहां रह रही हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसी को आप हथियार दे दें, वो माओवादियों के विरुद्ध लड़ेंगे। हाँ, एक जो है प्रश्न है कि ये तो फोर्स के खिलाफ भी वेपन नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या था कि कई बार जो है अंतर जनजाति भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक जनजाति जो है उसने किसी दूसरी जनजाति के गांव में घुस के उनकी महिलाओं के साथ जो है गलत किया, तो उनमें उन जनजातियों के प्रति एक रोष फैल जाता है और वो जनजाति माओवादियों को ज्यादा सपोर्ट करती है। जरा कल्पना कीजिए, स्थिति ऐसी है। तो इन जनजातियों को हथियार जो है सरकार दे दे और बोले कि भाई माओवादियों के विरुद्ध तुम लड़ो। क्लियर हुआ? हाँ, बहुत अच्छे। एक छात्र ने लिखा है कि सलवा जुडूम या अपनी आपसी रंजिश के चलते हथियार का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि सरकार ने जब हथियार दिए तो ये जो जनजातियां थी ये दूसरी जनजातियों के गांव में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ गलत काम करते थे, उनके घर जला देते थे। जब भी किसी सुरक्षा बल के सदस्य को हथियार दिया जाता है, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है और उसको ये कूट-कूट कर भर दिया जाता है कि इस हथियार का इस्तेमाल उसको किस काम के लिए करना है। ये डिसिप्लिन पहले उसमें इंस्टिल किया जाता है ताकि उस हथियार का इस्तेमाल जिम्मेदार तरीके से किया जा सके। क्योंकि सरकार के पास जो हथियार होता है उसे वैध हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अच्छे लक्ष्य के लिए वो हथियार इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी की हत्या करने के लिए वो इस्तेमाल में, अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उन हथियारों का दुरुपयोग किया, इससे सरकार का नाम खराब हो गया, सरकार की छवि खराब हो गई। इससे और ज्यादा जो है नक्सलवाद को बढ़ावा मिला क्योंकि ये गांव में जाते थे, घर जला देते थे या किसी को मार देते थे, इनोसेंट को, तो उनमें भी इस चीज को रोष फैल जाता था, फिर वो भी हथियार उठा लेते थे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसको लेकर जो है एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कहती है कि ये सलवा जुडूम, इनको सरकार कैसे हथियार दे सकती है, तो जनजातियों को आपस में लड़ाने के जैसा है, इससे शांति कैसे स्थापित होगी। तो सलवा जुडूम जो फोर्स बनाई गई थी, एक इनफॉर्मल फोर्स राज्य सरकार द्वारा, उसको हमारा सर्वोच्च न्यायालय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है इस आधार पे कि आप बिना ट्रेनिंग दिए, बिना इस चीज की ट्रेनिंग दिए कि हथियारों का इस्तेमाल किस वैध पर्पस के लिए किया जाना चाहिए और उसको इस्तेमाल करते वक्त किस प्रकार का धैर्य चाहिए, किस प्रकार का पेशेंस चाहिए, किस प्रकार का टॉलरेंस चाहिए, ये किए बिना आप कैसे किसी को हथियार दे सकते हैं, ये गैर संवैधानिक है। क्लियर? समझे? ये कारण में क्यों है? क्योंकि सलवा जुडूम का जो रोल रहा इनोसेंट्स को जो है मारने में, उसकी वजह से ज्यादा रोष फैला और सरकार की बदनामी हुई, सरकार का नाम खराब हुआ और जो लोग सरकार से रोष खाए बैठे थे वो उन्होंने माओवादी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। इससे माओवाद को बढ़ावा मिला। क्लियर? समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखिए इसका समाधान क्या है? तो समाधान बहुआयामी होगा। सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल करने से माओवाद या नक्सलवाद पे काबू नहीं पाया जा सकता। अभी जो जिस हद तक काबू पाया गया है, उसका कारण जो है वो बहुआयामी समाधान है। निश्चित तौर पे सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन बल का उतना ही प्रयोग किया जाए जितना जरूरी है। अन्यथा उसी बल प्रयोग के कारण समाज में रोष फैलता है और उससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को ठीक से ट्रेनिंग देना, उनको अच्छे हथियार देना, ठीक है, नाइट विजन डिवाइसेस देना, यूएवी वगैरह सर्वेलेंस के लिए देना, हेलीकॉप्टर भी दिया जा सकता है, अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, सिर्फ सर्वेलेंस पर्पस के लिए, या कमांडोज को किसी
एरिया में ऑपरेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जा सकता है। अंडरग्राउंड आईईडीज़ को, जो लैंडमाइन्स होती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना, और इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस के साथ सहयोग में काम करना। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप सुरक्षा में आप लिख के आओगे। देखिए, ये सारे पॉइंट: सुरक्षा, समर्पण और पुनर्वास नीति, विकास, स्थानीय समुदाय जनजातियों के अधिकार, नैतिक सुशासन, सार्वजनिक धारणा का प्रबंधन। ये मैंने आगे दिया हुआ है। एक सरकार योजना लाई थी, इसको राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना कहा जाता है। बहुस्तरीय और बहुआयामी रणनीति, जहां पर पहले तो सुरक्षा का उपाय किया जाएगा ताकि विकास का कार्य किया जा सके, फिर विकास की पहल की जाएगी, और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको उनके अधिकार दिए जाएंगे ताकि उनमें सरकार के विरुद्ध जो है वो रोष ना फैले। ये क्लियर हुआ आपको? सुरक्षा में क्या-क्या बेहतर हथियार, सुरक्षा सब कुछ मैंने लिखा हुआ है विस्तार से। कुछ भी मुझे डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। जितना लिखा है उतना आप 250 शब्दों में, ये भी आपको ज़्यादा पड़ेगा। इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लिख के आए, क्या नहीं लिख के आए। क्लियर हुआ? व्याख्या तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि जितना बोल रहा हूँ वो मैं डिक्टेट भी कर दूं। लिखने में 1 साल लग जाएगा आंतरिक सुरक्षा के सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करने में। अव्यावहारिक बात नहीं करनी चाहिए। अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा का छोटा सा सब्जेक्ट है, उसी में 1 साल लगा दोगे। तो जितना ये जो समरी बनाई हुई है, ये आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाई हुई है, ताकि सिर्फ उतना ही आप प्रिपेयर करें जो एग्जाम में लिख के आना है एक्चुअल में। ठीक है ना? हाँ, एग्जाम में आप पॉइंट ही लिख के आए, क्योंकि पॉइंट से ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे ना। आप 150 शब्द में आप क्या व्याख्या करेंगे भाई? आपने जब इतने सारे डायमेंशन बताने हैं, उसमें आप एक ही पॉइंट की व्याख्या करने लग जाएंगे। आप उसी में 50-60 शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर आप बाकी के पॉइंट में क्या करेंगे? ठीक है। हाँ, समझ में तत्व अगर समझ आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखिए, सुरक्षा में बेहतर हथियार, सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण, खुफिया नेटवर्क, नेतृत्व, विभिन्न सुरक्षा बलों और राज्यों के बीच समन्वय। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निधि प्रदान करती है किस काम के लिए? राज्य पुलिस बलों और एजेंसियों को मजबूत करने के लिए, उनकी परिचालन दक्षता में वृद्धि करने के लिए, उन्हें अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करने के लिए। अब ये 3 पॉइंट लिख दिए, इससे ज्यादा क्या व्याख्या लिखेंगे आप? केंद्र सरकार, एक प्रश्न है कि सर पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना भाई। आपसे पूछा जाए कि क्या समाधान है, तो किस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे? आपको लिख के तो आना है 150, 200 या 250 शब्द में। तो सारे पॉइंट आप अपने आंसर में लाएंगे कैसे? ठीक है। हाँ, पॉइंट के अंदर सब पॉइंट लिख सकते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में लिखना है सब कुछ। ठीक है। फिर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित भूमिका भी निभाई जाती है: विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, चरमपंथियों और अलगाववादियों का मुकाबला करने के लिए विधिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जैसे यूएपी और एनआईए अधिनियम आदि में संशोधन। तर्क, समर्पण और पुनर्वास नीति अच्छी होनी चाहिए, तर्कसंगत, भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, बिना किसी गुप्त उद्देश्य के लागू किया जाए, माओवादी समूहों के बीच हमलों से आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों की सुरक्षा की जाए। ये 2 पॉइंट एक साथ पढ़ना आपको। समर्पण करने वाले कैडरों का उपयोग करना, उन्हें सम्मान सहित ट्रीट करना ताकि वो मदद करें, क्योंकि वो संगठन में थे तो उनके पास काफी खुफिया जानकारी होती है। विकास कैसा हो? समावेशी हो, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, उनको साथ लेके चले। विकास बाहर से नहीं थोपा जाना चाहिए। ये नहीं कि उनको विस्थापित करके एक ऐसी जगह डाल दिया जहां पर ना वो फल फूल पा रहे हैं, ठीक है ना, या अपना जीवन यापन करने में उनको समस्या हो रही है। फिर समुदाय और जनजातियों के जो अधिकार हैं वो देने चाहिए, चाहे उसमें अनुसूची 5 के क्षेत्र हो, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार हो, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकार हों। स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान होना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारी संस्कृति जो है वो खतरे में है।
ठीक है? अच्छा, टाइम ओवर हो गया है। मेरा ध्यान नहीं गया। ठीक है। आज का लेक्चर हम यही बंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, सबसे महत्वपूर्ण एसेंस समझ में आया होगा, ठीक है? आपको एसेंस समझ में आ गया तो फिर आप कितनी भी गहराई तक कुछ पढ़ेंगे, आपको आसानी से सब कुछ समझ आएगा, ठीक है? चलिए, आज का लेक्चर हम यही बंद करते हैं। आपसे आपसे अब 11 तारीख को मुलाकात होगी। नहीं, कल भी एक लेक्चर है, ठीक है? 8, 9, 10 की छुट्टी है। कल सुबह आपसे मैं मिलता हूँ इसी समय और नए टॉपिक के साथ उस पे चर्चा करेंगे और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।